हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है करंट फोर्स वीडियो में। और आज हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में नोवा कखोवा बांध टूट गया है, तो किस नदी पर था और क्या तबाही हुई है और ये क्या पॉलिटिक्स चल रहा है युद्ध के दौरान, वो भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है, कितनी बढ़ाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में अक्सर ये आता है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा की और उसमें बदलाव नहीं किया रेपो रेट में, वो भी चर्चा करेंगे क्यों नहीं बदलाव किया है। एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं ढेर सारे, उस पर बात करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और एक लाइक तो बनता है। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में किस नदी पर बना नोवा कखोवका डैम का हिस्सा टूट गया और बड़े इलाके में बाढ़ आ गए। आंसर होगा निप्रो नदी, ठीक है। और इसको नीपर नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में स्थित है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हाल ही में एग्जामिनेशन यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। खेरसॉन और जोपर्जिया, जिसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, डोनबास, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं और इसके बारे में मैंने पहले बताया था और ये सब क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये जो घटना हुई है, इसमें दोनों देश यानी उधर रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर कह रहा है कि उसने तोड़ा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ओके, एक बार मैप के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं, फिर और डिटेल में बात करेंगे। तो प्यारा भारत है अपना इस पूरे अर्थ में, और इधर है रशिया, ठीक है। और ये रेड कलर में ये यूक्रेन है, और रूस ने यूक्रेन के काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, जो कि इस तरफ का है, ये डोनबास इलाका इस तरफ का कहा जाता है। और ये जो डैम था, बांध का नाम क्या है, नोवा कखोवा डैम, ठीक है। तो वो फिलहाल रूस के कंट्रोल में है। इस जगह पर जो है ना, खेरसॉन इलाका है ये वाला, और वहाँ पर रूस के कंट्रोल में ये बांध है नेप्रो रिवर पर। और इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिंचाई के लिए और आवागमन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निप्रो रिवर जो है ना, ये वाला है, ये वाला, ओके। और ये है वो डैम जो कि टूट गया है। अभी जो ये देख रहे हैं सैटेलाइट मैप, और अब आपको दिखाते हैं कि वो एक्चुअल जो हालात हुए हैं ये डैम के। इस तरीके से पानी बह रहा है, लगातार बह रहा है। और ये जो डैम है ना, वो यूक्रेन के सबसे बड़े डैम में से एक है, रूस के कंट्रोल में है, ओके। और ये कब बन के तैयार हुआ था, 1959 में बन के तैयार हुआ था। ऊंचाई 90 मीटर है, लंबाई 3.2 किलोमीटर है और 18 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। और ये बांध जेपोर्जिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी पानी देता है। एक बार वहाँ भी ले चलते हैं आपको, जेपोर्जिया पावर प्लांट पर, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे, जेपोर्जिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इस जगह पर है, यहाँ पर इस हिस्से में मौजूद है, ओके, ये वाला हिस्सा। और ये यूरोप का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें से ये एक है। और हालात ये हुआ है कि इससे बिजली की जो आपूर्ति है वो आधी हो गई, मतलब उत्पादन बिजली का आधा हो गया है। बहुत ही बड़ा ये न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है। और इससे केवल रूस और यूक्रेन को ही नुकसान है, दोनों को नुकसान हुआ है, साथ में पूरी दुनिया को भी नुकसान हुआ है। कैसे? ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू के बिजनेस लाइन में। डैम टूटने के बाद से गेहूं और मक्का का ग्लोबल प्राइस बढ़ गया है, दुनिया भर में रेट बढ़ गए हैं। यूक्रेन से दुनिया भर में गेहूं, जौ, मक्का, सूरजमुखी का तेल, उसकी आपूर्ति की जाती है दुनिया के बहुत सारे देशों में। और डैम टूटने की वजह से फसलें डूब गई हैं और भविष्य में खेती के लिए जो पानी का है उसका संकट हो गया, ठीक है। तो एक तो ये स्थिति है। और यूक्रेन को क्या नुकसान हुआ है, तो नोवा कखोवका बांध के टूटने से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई। जो यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है, मतलब यूक्रेन के कंट्रोल में जो हिस्सा है वहाँ भी बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है, ठीक है। रूस के कंट्रोल में तो काफ़ी हिस्सा है खरसोन का, वहाँ भी है, और दूसरी ओर भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये डैम है और ये निकला हुआ है, पानी लगातार बहता जा रहा है। खेरसॉन की कई बस्तियों में पानी घुस गया है, 16,000 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया, ठीक है। हुआ ये कि इस क्षेत्र में ना यूक्रेन की जो फौज है, एक बार मैप के थ्रू और बताते हैं आपको।
तो यहाँ खेरसौन है ना, ये वाला ये रिवर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह पर इसके इस हिस्से पर रूस का कंट्रोल है और इधर वाले हिस्से पर यूक्रेन का कंट्रोल है। अब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में यूक्रेन जो है ना बहुत ही बड़े ढंग से, पावरफुल ढंग से रूस को चुनौती दे रहा था। लेकिन अब चूंकि बाढ़ आ गई है तो ऐसा कर नहीं पाएगा और नहीं रूस आगे बढ़ पाएगा। रूस को क्या बाधा हुई है, समस्या नुकसान हुआ है। तो ये जो बांध है वो यूक्रेन के साथ साथ खेरसौन, मतलब यूक्रेन का जो खेरसौन इलाका है वहाँ साथ साथ ये क्रीमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था, यूक्रेन से छीन लिया था, तो वहाँ पर पानी की आपूर्ति होती है, तो वो आपूर्ति भी मीठे पानी की वो रुक गई है, ठीक है। तो उससे दोनों को नुकसान हुआ है, ओके। और दरअसल इस डैम को युद्ध के तौर पर इस्तेमाल करने की शुरुआत जो है ना उसकी बात काफ़ी पहले से की जा रही थी। युद्ध के शुरुआती दौर में ही रूस की तरफ से भी आशंका जताई थी कि यूक्रेन इसको तोड़ देगा, और दूसरी तरफ से यूक्रेन ने भी आरोप लगाया था, आशंका जताई थी कि रूस इसको तोड़ देगा, और रूस ने कहा था कि हमको बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। 2022 में भी इस बांध पर एक पुल है, उस पर हमला हुआ था, उसका पुल टूट गया था, ठीक है। लेकिन अभी जो स्थिति देख रहे हैं आप, पानी इस डैम से बहा जा रहा है और बाढ़ की स्थिति यूक्रेन में आ गई है, ठीक है। तो अब यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है ना वो एक अलग ही चरण में पहुंच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसको रूस का आतंकवाद बताया है, और दूसरी ओर रूस ने इसको आतंकी घटना कहा है कि यूक्रेन ने ऐसा किया है, ठीक है। यूक्रेन को बिजली का संकट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसके पहले से बहुत सारे बिजली घर तबाह हो चुके हैं, और अब नोवा कखोवका जल विद्युत परियोजना के बंद होने की वजह से ऊर्जा संबंधित समस्याएं और बढ़ेंगी, ठीक है। दूसरी तरफ जो ज़पोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे बिजली आपूर्ति आधी हो गई है, तो ख़ास तौर पर यूक्रेन को इससे भी नुकसान होने जा रहा है। तो ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो जानना ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं। कुछ तो उदाहरण मैंने पहले दिया था, ठीक है। इसको नीपर नदी भी कहा जाता है, निप्रो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एमएसपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यूपीएससी के पूछे गए थे अभी हाल में। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2023 में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें वृद्धि की है। तो उसमें धान की एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की गई है, कितनी? आंसर होगा 143 रुपीज़, ठीक है। तो न्यूज़ आप देख रहे हैं मेरे बगल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून को 17 खरीफ फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया, ठीक है। और ये जो है ना नया एमएसपी वो खरीफ मार्केटिंग ईयर 2023-24 के लिए, ओके। और यहाँ आपको एक चीज़ नोट करने लायक है कि खरीफ मार्केटिंग जो ईयर होता है वो अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ना, कब से कब तक होता है? अप्रैल से अगले साल के मार्च तक होता है। तो ये जो खरीफ मार्केटिंग ईयर है वो अक्टूबर से लेकर अगले साल के सितंबर तक का है। तो उसके लिए ये लिस्ट जारी की गई है। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल है, समिति है, उसने इसको मंजूरी दी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो धान सामान्य उसमें 143 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है, प्रति क्विंटल की बात हो रही है, और अब हो गया है 2183 रुपीज़ पर क्विंटल। तो धान ए ग्रेड ए जो है उसका 2203 रुपीज़ हो गया है, बढ़ के उसकी भी जो बढ़ोतरी हुई है 143 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से ज्वार का में बढ़ोतरी हुई है 210 रुपीज़, ज्वार हाइब्रिड मालदंडी में भी और ये 235 रुपीज़ बढ़ोतरी हुई है, बाजरा में 150 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई, रागी में 268 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है, मक्का में 128 रुपीज़ की बढ़ोतरी होगा, और ये हो गया 2090 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। इस तरह से तुर का देख रहे हैं 400, मूंग का 803 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है, उड़द में इतनी बढ़ोतरी हुई है। और हाँ, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ये राम तिल जो है ना, जिसको काला तिल भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ओके, और हमने पहले बताया हुआ था।
तो ये मूंगफली में ये बढ़ोतरी हुई है 527 रुपीज़ की। इस तरह से सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल बीज में, सूरजमुखी के बीज में 360 रुपीज़, सोयाबीन में 300 रुपीज़, तिल में 805 रुपीज़ और राम तिल यानी काला तिल उसमें 447 रुपीज़। कपास मध्यम रेशा उसमें 540 रुपीज़ और कपास लंबा रेशा उसमें 640 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। तो ये नया MSP है, ये पुराना MSP है और ये कितनी बढ़ोतरी हुई है वो ये रहा। तो ये तो जान लिया कि MSP में कितनी बढ़ोतरी हुई, क्या है वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग जो ग्रामीण परिवेश से नहीं होंगे तो उनको लग रहा होगा ये खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऐसे फसलों को जिनकी बुआई जो है ना जून से जुलाई के बीच में होती है और अक्टूबर के आसपास उसकी कटाई हो जाती है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है और पकते समय ड्राई वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया खरीफ। इसी तरह से रबी की फसलें होती हैं, उसकी बुआई मुख्य तौर पर अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है, ओके, और कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। अब सवाल ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो क्या है। तो फसल के लिए MSP वो मूल्य है जिस पर सरकार उस फसल को किसानों से खरीदती है। MSP जो है ना वो मार्केट प्राइस के विकल्प के तौर पर काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनका मेहनताना प्राप्त हो सके ताकि उनकी जो खेती है उसकी लागत और कुछ फ़ायदा भी हो सके। ठीक है, तो सरकार MSP तय करके कुछ फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। ओके, और MSP सरकार के तय होने से ये भी होता है कि मार्केट में एक मैसेज आता है कि ये मिनिमम प्राइस तो इतनी होगी। अब सवाल है कि कितने किसानों को MSP का लाभ हो पाता है। तो एक न्यूज़ देख रहे हैं आप, हालांकि ये पुराना है लेकिन इस न्यूज़ में ये कहा गया है नीति आयोग के हवाले से कि देश के मात्र 6% किसान ही MSP का फ़ायदा उठा पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में MSP पर अनाज की खरीद नहीं होती है। ठीक है, अब सवाल है कि क्या सरकार सभी कृषि उत्पादों को MSP पर खरीदती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार टोटल 23 फसलों को खरीफ और रबी मिलाकर ये MSP की घोषणा करती है और उस पर खरीदती है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार ऐसा क्यों करती है, तो देश की जो खाद्य सुरक्षा है उसको देखते हुए अनाज खरीदती है और किसानों को भी लाभ मिल सके। और एक और बात कि पूरे साल देश में अनाज की कमी ना हो इसकी वजह से। ठीक है, तो MSP में कितने फसल शामिल हैं, तो 7 प्रकार के अनाज हैं, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 प्रकार के दालें हैं, चना, अरहर, तुर, उड़द, मूंग, मसूर। 7 तरह के तिलहन हैं जैसे रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, राम तिल। और 4 व्यावसायिक फसलें जैसे कपास, गन्ना, गोला, कच्चा जूट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अंदर की चीज़ें ये क्वेश्चन के, तो वो इस तरह से भी क्वेश्चन अंदर से आपसे पूछे जा सकते हैं, खासतौर पर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। ठीक है, MSP तय कैसे होता है। MSP की घोषणा केंद्र सरकार करती है और इसके लिए बड़े पैमाने पर कृषि लागत और मूल्य आयोग उसके सिफारिशों पर अपना फैसला बनाती है। मतलब कि किस वस्तु की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उत्पादन लागत कितनी आ रही है, मार्केट प्राइस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वो कितनी है, तो इन सब को देखते हुए ये तय किया जाता है। ठीक है, हालांकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है करीब 500 कृषि संगठनों का मंच, तो उसका कहना है कि MSP जो है ना जो अभी सरकार ने तय की है ये वाली, ठीक है, ये जितना खर्च हो रहा है उसका बेहतर लागत नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो कृषि मंत्री अभी कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी मैंने बताया और बताने वाला हूं अगला भी क्वेश्चन, वो सब PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। और 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है जिसके जरिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और साथ में टेस्ट सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इतने तरह के टेस्ट सीरीज़ हैं, आप दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और मेंबरशिप प्लान है आपके लिए। हमारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के शानदार टकराते हैं एग्जामिनेशन।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा की जून 2023 में, तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो रेपो रेट कितना है? आंसर होगा 6.5%। न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कब हुई? 8 जून को। तो उसी में ये फैसला किया कि इजाफा नहीं करना है। ओके, लगातार दूसरी बार है ऐसा जब आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं किया है, रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के अनुसार ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महंगाई 4% के ऊपर रहने की संभावना है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि वित्त वर्ष मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने की उम्मीद है। ओके, तो ये फैसला किया गया है आरबीआई के द्वारा। और ये जो रेपो रेट है, मौद्रिक नीति है, इस रिलेटेड इस बार के यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए थे। ओके, जो मैंने पहले बताया था टकराए भी। रेपो रेट क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, आसान भाषा में कहें तो बैंक हमें जो कर्ज देता है तो उस कर्ज पर हम लोग ब्याज देते हैं। ठीक उसी तरीके से बैंकों को अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वो ये रकम आरबीआई से कर्ज के तौर पर लेते हैं। तो इस लोन पर जो आरबीआई ब्याज वसूलता है बैंकों से, उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाकर इकॉनमी में मनी को फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। और जब बैंकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा, यानी रेपो रेट कम होगा, तो ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। और अगर रेपो रेट बढ़ाता है तो वो कर्ज महंगा हो जाता है, तो मार्केट में जो रुपया है वो फिर लोग, अगर काफ़ी महंगा कर्जा होगा तो लोग मतलब काफ़ी महंगा अगर ब्याज देना पड़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि वो मार्केट से मनी जो है ना ड्रेन हो जाता है, वो आरबीआई के पास पहुंच जाता है। और ये एक टूल है आरबीआई के पास जो महंगाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यही यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इस बार के क्वेश्चन आया था कि आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास महंगाई को कंट्रोल करने की शक्ति है, उसके पास ऐसे उपाय हैं क्या? तो हाँ, उपाय हैं, ये रेपो रेट के जरिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। अभी कौन है गवर्नर? जो देख ही रहे, शक्तिकांत दास आरबीआई के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है? आंसर का जनार्दन प्रसाद। ठीक है, क्या नाम है? जनार्दन प्रसाद। तो जीएसआई क्या डीजी बनने से पहले वो वहीं पर एडिशनल डीजी थे। तो अब जो भी जीएसआई का काम होगा इन्हीं के मार्गदर्शन में होगा। जीएसआई जो है ना वो खान मंत्रालय या कहें खनन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। स्थापना हुई थी 1851 में, मुख्यालय कोलकाता में। और जीएसआई का मुख्य कार्य जो है ना, मुख्य काम वो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन का मूल्यांकन, आधुनिकीकरण, उसकी खोज करना है। अभी आपने सुना होगा कि लिथियम का भंडार मिला जम्मू कश्मीर में, तो ये सब खोज जीएसआई के जिम्मे ही है। इसके अलावा बिहार में गोल्ड मिला, उस पर रिसर्च चल रहा है, तो वो जीएसआई ही कर रहा है। तो इस तरह के खनिज के जितने चीज़ें हैं उसके बारे में जानना, और इसके अलावा भूवैज्ञानिक सूचना यानी ज़मीन के नीचे की जो वैज्ञानिक सूचनाएं हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ये काम है जीएसआई का। तो स्थापना तो हुई थी 1851 में। क्यों? अंग्रेज़ों ने दरअसल उस समय रेलवे के लिए अंग्रेज़ों को कोयले भंडार की ज़रूरत थी, कोयला चाहिए था, तो उसी की खोज के लिए भारत में जीएसआई की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में ये जीएसआई आज़ादी के बाद भारत के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया था? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। आंसर का 8 जून को। ठीक है, और थीम क्या है इस बार की? अपना बचाव करें, तनाव से दूर रहें। इंग्लिश में कहेंगे इसे प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। ओके, तनाव से दूर रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। इस दिवस का महत्व क्या है? ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। ब्रेन ट्यूमर जो है वो दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है, जो दिमाग में ट्यूमर की एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से होता है।
ओके, हालांकि ब्रेन ट्यूमर के 70% मामले कैंसर नहीं होते, और अगर वो ट्यूमर कैंसर नहीं है, जोखिम नहीं है, तो ऑपरेशन के जरिए उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि भारत में जो ब्रेन ट्यूमर उसकी स्थिति क्या है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए जो संसद की स्थायी समिति है, उसने सितंबर 2022 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें कहा था कि भारत में साल 2020 में उस दौरान 32,729 लोगों में ब्रेन ट्यूमर की पुष्टि हुई थी। ये संसदीय समिति की रिपोर्ट बता रही। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट है WHO और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्री IACR, ठीक है, IACR, तो उसके द्वारा जो जारी ग्लोबोकॉन 2018 रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारत में हर साल ब्रेन ट्यूमर की वजह से 24,000 लोगों की मौत हो रही है। तो यहाँ इस बार की थीम क्या है? थीम है स्ट्रेस से दूर रहें। ठीक है, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। तो इससे दूर रहेंगे स्ट्रेस से, तो ब्रेन ट्यूमर का खतरा भी कम होगा। अब स्ट्रेस से दूर रहना तो बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन आप कोशिश करें तो स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पिनोजा पुरस्कार अवार्ड, आंसर होगा जोइता गुप्ता। क्या नाम है? जोइता गुप्ता। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, जोइता गुप्ता। तो इसको डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है उपनाम के तौर पर। ये डच या नीदरलैंड कि जो एकेडमिक क्षेत्र है उसका सर्वोच्च अवार्ड ये माना जाता है। हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन तमाम जो रिसर्चर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर दुनिया भर में बेहतर रिसर्च करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो वो एम्स्टर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो काम करती हैं और वहाँ वैज्ञानिक काम करते हैं, उसके लिए अवार्ड दिया गया है उनको। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। और इस अवार्ड के जरिए उनको कितनी रकम मिल रही है? तो 15 लाख यूरो मिल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डेकाथलॉन इवेंट में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? आंसर होगा सुनील कुमार। ठीक है, सुनील कुमार ने जीता है डेकाथलॉन जो इवेंट था उसमें। कहाँ पर आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया के येचियन में। ओके, तो ये डेकाथलॉन जो इवेंट होता है उसमें 10 स्पर्धा होती है, 10 तरह के इवेंट मतलब गेम्स होता है, और ये एथलेटिक्स में ही, और उसमें जो बेहतर जिसको अंक मिलता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है। तो इनको गोल्ड मेडल मिला है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लेते हैं। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा 6। टोटल 6 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, कहाँ आयोजित हुआ था? पहले भी मैंने बताया दक्षिण कोरिया के येचियन में आयोजित हुआ था। कब से कब तक? तो 4 से 7 जून 2023 तक, 4 से 7 जून। और 20वां एडिशन था, और भारत ने इंडिया ने 45 खिलाड़ियों को वहाँ पर भेजा था। और अगर पदक तालिका देखेंगे, जो वो रैंकिंग देखेंगे, तो उसमें इंडिया का स्थान है तीसरा, 3rd रैंकिंग है। टोटल 19 मेडल इंडिया ने जीते हैं। 6 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, तो 19 चाइना ने भी जीते और 19 इंडिया ने भी जीते। हालांकि चाइना ने गोल्ड ज़्यादा जीता था, इसलिए 2 नंबर पर है, इंडिया 3 नंबर पर रहा है। ये रैंकिंग है टॉप 10 की, आप देख रहे हैं। तो अब ये भी देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल किन किन खिलाड़ियों ने जीता है। तो गोला फेंक यानी शॉट पुट में सिद्धार्थ चौधरी, डिस्कस थ्रो में भरतप्रीत सिंह, डेकाथलॉन में सुनील कुमार, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। 400 मीटर दौड़ में ये रेजोआना मलिक हीना, 1500 मीटर दौड़ में ललिता संडेलिया, 4x400 मीटर रिले में इंडियन टीम में कई खिलाड़ी थे। तो ये गोल्ड मेडल इतने तरह के ये जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूज प्रेजेंटर और एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, तो वो किस चैनल से जुड़ी थी? आंसर होगा दूरदर्शन। 7 जून को उनका निधन हुआ है। न्यूज प्रेजेंटर और एंकर थी दूरदर्शन की, बहुत ही महत्वपूर्ण गीतांजलि अय्यर। न्यूज़ देख रहे हैं आप, और फोटोग्राफ ये रहा उनका। ओके, तो उनका निधन हो गया है
1971 में दूरदर्शन से जुड़ी थी और बेस्ट एंकर का अवार्ड उनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के फाइनल मैच में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? आंसर होगा ट्रेविस हेड, ठीक है, और वो हो गए हैं। फोटोग्राफ देख रहे हैं और न्यूज़ ये रहा, ठीक है। WTC फाइनल में जो ये लगाया है स्कोर, वो फर्स्ट 100 ये इन्होंने लगाया है। नाम है ट्रेविस हेड, ये ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात, इसके बारे में और अपडेट मैं कल दे दूंगा कल के वीडियो में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को ये वीडियो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक ही अपील है, ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं कल, बाय।